नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे सतत जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी विकास के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किए गए समझौते ज्ञापन की। बताएंगे कैसे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानव संसाधन तैयार करने में सहायक हो रहे हैं एरीज के शैक्षणिक कार्यक्रम। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भूजल दोहन की निगरानी और नियंत्रण में सहायक होगा धारा स्मार्ट फ्लो मीटर। डीएसटी के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने स्टार्टअप कृत्स्नाम टेक्नोलॉजी के साथ साइन किया एमओयू। कैंसर की रोकथाम और उपचार में सहायक साबित हो सकता है भारतीय स्टार्टअप का ओरल स्कैन उपकरण। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रभावी पीएचडी कार्यक्रम। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करना है प्रमुख उद्देश्य। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की एक झलक। 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस तक चलेगा यह अभियान। और अब खबरें विस्तार से। डीएसटी के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृत्स्नाम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने भूजल दोहन की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए धारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर तकनीक विकसित की है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट। पानी के अनियंत्रित दोहन और जलवायु परिवर्तन, कम वर्षा जैसे कारणों के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल स्तर चिंताजनक स्थिति तक पहुंच चुका है। ऐसे में तेजी से स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत सरकार ने भूजल संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन की दिशा में 6000 करोड़ की अटल भूजल योजना भी शुरू की है, जिसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के जल संकट से जूझ रहे 80 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वहीं कृत्स्नाम टेक्नोलॉजीज ने धारा स्मार्ट फ्लो मीटर विकसित किया है। यह मीटर भविष्य में पूरे देश में भूजल दोहन की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण में सहायक साबित हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए कृत्स्नाम टेक्नोलॉजीज को 3.29 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में ही डीएसटी के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने स्टार्टअप के साथ इस बाबत एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। यह तकनीक जल प्रबंधन की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसे फ्लो मीटर्स को विकसित करना है जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए पेयजल आपूर्ति, स्वचालन और अन्य क्षेत्रों में जल प्रवाह को प्रभावी ढंग से माप सके। ऐसे हजारों उपयोगकर्ता हैं जिनके लिए नियमित रूप से इस सूचना को ट्रैक करना आवश्यक होता है। धारा फ्लो मीटर उपकरण जल प्रबंधकों में नई आशा और सूचना चालित निर्णयों में शुद्धता का संचार करता है। धारा स्मार्ट फ्लो मीटर 2 बीम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के अनुप्रयोगों के ऑनलाइन निगरानी को लेकर एक एकीकृत प्रणाली है, जिसे वास्तविक समय में पेयजल आपूर्ति, भूजल दोहन, औद्योगिक जल उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई जैसी जल वितरण की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपकरण सेंसर के माध्यम से डेटा एकत्र करता है और ऑनलाइन क्लाउड सर्वर तक पहुंचाता है। इसके बाद डेटा का विश्लेषण कर उसे डैशबोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, संचार पद्धति पर आधारित धारा स्मार्ट फ्लो मीटर बैटरी से संचालित होता है और आईएसओ और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण मानकों का अनुपालन करता है। फिलहाल इस तकनीक को होटल्स, अस्पताल, मॉल, खाद्य उद्योग और विद्यालयों जैसे कॉमर्शियल उपयोग वाले स्थानों पर इस्तेमाल किया जाएगा।
It can be installed in all इसे सभी प्रकार के पाइपों में स्थापित किया जा सकता है, जैसे कास्ट आयरन पाइप, पीवीसी, स्टेनलेस स्टील और कठोर तांबे के पाइप। फ्लोरीमीटर एक इनबिल्ट IoT एप्लीकेशन के साथ आता है जो क्लाउड पर डेटा ट्रांसमिशन में मदद करता है। स्थापना से पहले कुछ सुरक्षा शर्तों पर विचार किया जाता है। सफल अल्ट्रासोनिक फ्लोरीमीटर इंस्टॉलेशन के लिए फ्लोरीमीटर को गिरते पानी से दूर ढकी हुई जगह पर लगाएं। स्थापना के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपयोग के दौरान मीटर की अंत फिटिंग पर जोर न आए। फ्लोरीमीटर को वाल्वों, रेगुलेटर बैंड्स और अन्य घटकों से दूर स्थापित करें जो मीटर में प्रवेश करने या छोड़ने वाले द्रव्य पर अधिक टर्बुलेंस पैदा कर सकते हों। आदर्श रूप से मीटर को पाइप की सीधी लंबाई के साथ 10 पाइप व्यास अपस्ट्रीम की दूरी और 5 पाइप व्यास डाउनस्ट्रीम की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। coming back to installation. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ हुआ समझौता स्मार्ट वाटर मीटर के उत्पादन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगा। यह तकनीक भारत सरकार की अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में भी सहायक साबित होगी। इसके लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत हर कॉमर्शियल भूजल उपयोगकर्ता को स्मार्ट वाटर मीटर लगाना होगा। आगे चलकर इसे पूरे देश में लागू किए जाने की योजना है। भारत में तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश को हर दिशा में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। हाल ही में आयोजित DST स्टार्टअप उत्सव में ऐसे कई स्टार्टअप शामिल हुए जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाएं बेहतर करने का काम किया है। इनमें से एक है त्रिवेंद्रम की सास्कैन मेडिटेक कंपनी, जिन्होंने मुंह के कैंसर की जांच के लिए एक हैंडी उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण की उपयोगिता और विशेषताओं पर ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 अगस्त को DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से चुने गए 75 स्टार्टअप ने अपने योगदान का प्रदर्शन किया। इन्हीं में से एक स्टार्टअप कंपनी सास्कैन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ओरल स्कैन नामक उपकरण का भी प्रदर्शन किया। स्टार्टअप द्वारा विकसित इस हैंडी स्कैनर ने मुंह के कैंसर की जांच का एक आसान और किफायती विकल्प उपलब्ध करा दिया है। यह उपकरण मुंह के कैंसर की पहचान, जांच और बायोप्सी में काफी सहायक साबित होगा। हमने उन तकनीकों को अपनाने की संभावना पर ध्यान दिया जो कैंसर के निदान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक है। इसलिए हमने फंडिंग के लिए DST को एक प्रपोजल प्रस्तुत किया और उन्होंने इसके लिए फंड्स दिए, और हमने प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करने की इस यात्रा की शुरुआत की। हम धीरे धीरे क्लिनिकल अध्ययनों से मल्टीसेंट्रिक क्लिनिकल अध्ययन और उत्पाद विकास की ओर बढ़ रहे हैं। समय के साथ हमारे पास विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, जैसे कि एक ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए और दूसरा इसी तकनीक पर आधारित सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए। अब हम फोटोडायनेमिक थेरेपी का उपयोग करके मुंह के प्रारंभिक चरण के कैंसर के उपचार के लिए एक उपकरण विकसित करने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो सिर्फ भारत में ही हर साल 80,000 से ज्यादा मुंह के कैंसर के मामले सामने आते हैं। खास बात यह है कि इस रोग की देरी से पहचान हो पाने के चलते इसकी मृत्यु दर भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। आमतौर पर शुरुआती समय में चिकित्सक कैंसर की जांच के लिए टॉर्च जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार कैंसर के सही स्थान का पता नहीं लग पाता और ज्यादा समय लग जाता है। सास्कैन द्वारा DST की निधि परियोजना के तहत वित्त पोषित अनुसंधान द्वारा तैयार ओरल स्कैन उपकरण मुंह के कैंसर की तीव्रतम जांच करने में सक्षम है। ये हाथ द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाई रेजोल्यूशन मोनोक्रोम CMOS सेंसर वाला इमेजिंग उपकरण है, जिसमें लगे बैंगनी, हरे और लाल रंग के LED का प्रकाश ऊतकों पर डाला जाता है। इससे प्राप्त चित्रों का क्लाउड आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से विश्लेषण कर वास्तविक समय में ऊतकों की स्थिति का पता चल जाता है। ओरल स्कैन त्वरित और दर्द रहित जांच की सुविधा देता है, जिससे बायोप्सी के सटीक स्थान का पता लगाया जा सकता है। खास बात, ये उपकरण लैपटॉप या टैबलेट के साथ भी काम करता है, जिससे दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में भी आसानी से कैंसर की स्क्रीनिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
थोड़े से प्रशिक्षण के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ भी इस उपकरण को आसानी से संचालित कर सकते हैं। हमारी रुचि यह है कि हम ओरल कैंसर के साथ समाज में असर पैदा करना चाहते हैं ताकि इसका लाभ लोगों तक पहुंचे, जो मूल रूप से इस कंपनी का उद्देश्य भी है। भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित ये ओरल स्कैन उपकरण अब बाजार में उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि इस उपकरण के द्वारा जहां चिकित्सकों को मुंह के कैंसर की जांच में आसानी होगी, वहीं मरीजों को भी ज्यादा इंतजार किए बिना कम खर्च में कैंसर की जांच कराने की सुविधा मिलेगी। ओरल स्कैन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए एक अभिनव अनुसंधान एवं विकास है। इस उपकरण द्वारा शुरुआती चरण में ही कैंसर की पहचान की उम्मीद और इस रोग के निदान की संभावना बढ़ेगी। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान या एरीज अपने शोध कार्यों के साथ साथ अब अगली पीढ़ी के खगोल वैज्ञानिक तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के अलावा खास पीएचडी कार्यक्रम भी चला रहा है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्र स्नातक या परास्नातक के बाद एरीज से अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। नैनीताल स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज ने अपनी स्थापना के बाद से ही अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की है। 1954 में वाराणसी से राज्य सरकार की वेधशाला के रूप में शुरू किए गए इस संस्थान को 1955 में नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया था। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद साल 2004 में ये संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आ गया और इसे एरीज नाम दिया गया। इस पूरे सफर के दौरान देश के इस प्रमुख संस्थान ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी हैं और अब दुनिया की अग्रणी वेधशालाओं में एरीज की गिनती होती है। यहाँ देश के सबसे बेहतर अवलोकन संबंधी उपकरण मौजूद हैं, जिनमें अब 4 मीटर तरल दर्पण टेलीस्कोप का भी नाम जुड़ गया है। At ARIES now we have also started working very closely with ISRO. So incidentally एरीज ने अब इसरो के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। संयोग से इसरो ने अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए देवस्थल में एक टेलीस्कोप स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई है। पृथ्वी के पास का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हर दूसरे दिन नए उपग्रहों को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये उपग्रह कुछ वर्षों के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं और जब ये उपग्रह निष्क्रिय हो जाते हैं तो वे कबाड़ बन जाते हैं। इन्हें अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब अंतरिक्ष इस मलबे से भर रहा है। यह मलबा एक नए उपग्रह के लिए खतरनाक होता है। जब एक नया उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो वह इस मलबे से टकरा सकता है और इससे एक उपग्रह नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष में इस मलबे को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसरो यह एक प्रमुख पहल कर रहा है और उन्होंने पहचान की है कि देवस्थल एक बहुत ही उपयुक्त जगह है। इस अभ्यास को करने के लिए एरीज एक अच्छा भागीदार है। इसलिए हमने इस प्रकार की कुछ अंतरिक्ष की गतिविधियों पर इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। with ISRO on certain these kind of space activities. किसी भी क्षेत्र के संस्थानों को सुचारू रखने और उनकी प्रगति के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की भी जरूरत होती है। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान एरीज अब प्रमुखता के साथ अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भावी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को तैयार किया जा सके। एरीज अपने तीनों शोध क्षेत्रों खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में पीएचडी के साथ साथ एकीकृत एमटेक पीएचडी कार्यक्रमों को चला रहा है। इसके अलावा पूरे साल अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को प्रोजेक्ट इंटर्नशिप की सुविधा भी दी जा रही है।
एरीज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल होने के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग भी कर रहा है। ऐसे में यहाँ शोधकर्ताओं को एरीज के अलावा वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता का लाभ उठाने का भी मौका मिल रहा है। Aries is now also heavily engaged in education because एरीज अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर है, क्योंकि ये सुविधाएं आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। इसीलिए हमें अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। हमारे पास एक पीएचडी कार्यक्रम है और इसके साथ ही एक एकीकृत एमटेक पीएचडी कार्यक्रम भी है। हमारे पास 1 साल का प्रोजेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। मैं सिर्फ यह संकेत देना चाहता हूं कि किसी भी शोध संस्थान का भविष्य अगली पीढ़ी के छात्रों पर निर्भर करता है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी को एक उपयुक्त दिशा में, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में प्रशिक्षित करें। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। यह हम जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी है। institutions, research institutes like us to train the next generation. आमतौर पर विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक स्तर पर खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में शोध कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एरीज जैसे अत्याधुनिक अवलोकन शोध सुविधाओं से लैस संस्थान के ये शैक्षणिक कार्यक्रम नई पीढ़ी को बेहतर प्रशिक्षण का मौका दे रहे हैं। विज्ञान विषयों में स्नातक या परास्नातक करने के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र एरीज से अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हैं। एरीज के शैक्षणिक कार्यक्रम देश को खगोल अनुसंधान के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर तक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान चलाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत इस अभियान में देश के 75 तटीय क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों में आयोजित गतिविधियों की एक झलक।
और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मंथन नाम से एक नया मंच शुरू करने की घोषणा की है। इस मंच का उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होगा, ताकि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के मुताबिक भारत के स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके। मंथन मंच सूचना आदान प्रदान सत्रों, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के जरिए भविष्य के विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित विकास की रूपरेखा विकसित करने के लिए जानकारी हस्तांतरण और संवाद की सुविधा प्रदान करेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी NSEIT द्वारा संचालित किए जाने वाले इस मंच के जरिए हितधारकों के बीच संपर्क, अनुसंधान एवं नवाचार की सुविधा देने के साथ विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों तथा वैज्ञानिक हस्तक्षेपों से जुड़ी चुनौतियों को साझा किया जाएगा, जिनमें सामाजिक प्रभाव शामिल हैं। PSA कार्यालय द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है। यह प्लेटफॉर्म सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव विचारों के माध्यम से देश में प्रभावी बदलाव के लिए आवश्यक आधार प्रदान करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कंपोस्ट किए जाने योग्य प्लास्टिक के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए एक स्टार्टअप को लोन की मंजूरी दी है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने सतारा, महाराष्ट्र की कंपनी TGP बायोप्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। TGP बायोप्लास्टिक ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर कंपोस्ट प्लास्टिक सामग्री विकसित की है। ये कंपोजिट थर्मोप्लास्टिक स्टार्च ग्लिसरीन का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें कुछ ऐसे रासायनिक संशोधन किए गए हैं जो कम लागत के साथ उच्च शक्ति प्रदान करते हैं। इस कंपोजिट से तैयार किए गए दानों को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इन्हें एक बार बाहर फेंक दिए जाने के बाद ये प्राकृतिक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। ये प्लास्टिक पर्यावरण को प्रभावित किए बिना मिट्टी में खाद के रूप में मिल जाती है। इस परियोजना को DST के निधि प्रयास, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा शुरुआती वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा से आभासी एक्सोमून्स का पता लगाने के लिए मॉडल तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फोटोमेट्रिक लाइव कर्व्स ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के चक्कर काटने वाले एक्सोमून्स यानी प्राकृतिक उपग्रहों के ट्रांजिट सिग्नल्स का पता लगाने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं। इससे भविष्य में रहने योग्य एक्सोमून्स का पता लगाने और अपने सौरमंडल से परे नई दुनिया को समझने में भी मदद मिल सकती है। अब तक तकरीबन 5000 एक्सोप्लैनेट्स ग्रहों की खोज पृथ्वी की सतह पर स्थापित केपलर, COROT, स्पिट्जर और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जैसी अंतरिक्ष दूरबीनों का उपयोग कर की जा चुकी है। हालांकि इनमें से किसी भी ग्रह के आसपास के प्राकृतिक उपग्रह या एक्सोमून का अभी भी पता नहीं चल पाया है। मत्स्य पालन प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में एक सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और देश के आर्थिक और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य 9% औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करने का है और अगले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत DST के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इजरायली प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत, गहन
ऑल मेल तिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट के लिए नवी मुंबई की फाउंटेन हेड एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को सहयोग किया है। तिलापिया दुनिया की सबसे अधिक उत्पादक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली खाद्य मछली के रूप में उभर कर सामने आई है। टीडीपी के सहायता से इस परियोजना को मछली पालन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित करने में मदद मिलेगी। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।